5 अक्टूबर को हरियाणा की आवाम, हरियाणा के लोग, हरियाणा की जनता अपनी नई सरकार चुनने जा रहे हैं। वो सरकार बीजेपी की होगी, वो सरकार कांग्रेस की होगी, या वो मिलीजुली सरकार होगी जिसमें निर्दलीय और अन्य पार्टियों से जीते हुए विधायक भी अपना प्रतिनिधित्व दिखाएंगे। इसका फैसला 8 अक्टूबर को जब चुनाव का परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इससे पहले जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, किस प्रत्याशी को वोट करेगी, किस नेता को वोट करेगी और क्यों वोट करेगी, इसका आकलन तमाम लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि सियासत है और लोगों के भविष्य का यह फैसला होने जा रहा है कि आखिर आने वाली जो सरकार होगी, तीसरी बार बीजेपी की सरकार होगी, या जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की रही है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस सियासत में लौट आएगी। पता नहीं, इन सब का फैसला 8 तारीख को होगा। लेकिन चुनाव से अब से 1-1.5 महीने पहले, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, उससे 1-1.5 महीने पहले जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही है और कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, लेकिन जब मैं दक्षिणी हरियाणा घूमा हूं तो मुझे लगा कि दक्षिणी हरियाणा में वो हवा नहीं है, वो बात नहीं है, और जो दक्षिणी हरियाणा की आबो हवा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो अब से 1.5 महीने पहले लोग कह रहे थे वो बात कहीं ना कहीं अब गलत साबित होती जा रही है। क्योंकि आप दक्षिणी हरियाणा की 10-12 सीटों की अगर बात करें तो तमाम सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है और कोई भी दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि यहां से कांग्रेस जीत जाएगी या बीजेपी जीत जाएगी। इसका फैसला धीरे धीरे जब चुनाव परवान चढ़ेगा और वोटर 2 खेमों में बंट जाएंगे, क्योंकि अभी एक जो वोटर है वो इंतजार कर रहा है चुनाव नजदीक आने का, क्योंकि 4.5 साल तक, 4.5 और 4.5 साल तक नेता जनता के मजे लेते हैं, तो जनता को कुछ समय मिलता है जिसमें जनता भी नेता के आनंद ले सके और नेता को दिखा सके अपनी ताकत, उस चीज का वो एहसास करवा रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव अब परवान चढ़ेगा, लगभग 25 तारीख के बाद में स्थिति क्लियर होती चली जाएगी कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन हरियाणा की बात करें और हरियाणा का दक्षिणी हिस्से की बात करें तो यहां कांटे का मुकाबला है लगभग सब सीटों पर, लेकिन 4 प्रमुख सीटें ऐसी हैं जिन पर त्रिकोणीय संघर्ष है और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय या अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी मजबूत हैं, वो भी चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि सियासत कभी भी सीधी नहीं चलती और एक ही पार्टी में होने के बाद भी एक नेता अपने विरोधी नेता के पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट मिलने के बाद में एक नेता अपनी गोटियां फिट करता है कि किसी तरीके से दूसरे नेता की पसंद के कैंडिडेट को हराया जाए और आगे जब सरकार बने तो अपना प्रतिनिधित्व और अपना जो महत्व है उसको दिखाया जाए पार्टी को कि जिन जिन लोगों को मैंने टिकट दिलवाई वो जीते हैं और जिनको पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने टिकट दिलवाई वो धराशायी हो गए। अमूमन ऐसा सभी पार्टियों में होता है, लेकिन आज हम प्रमुख रूप से दक्षिणी हरियाणा की 4 उन सीटों की बात करेंगे जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष है और त्रिकोणीय संघर्ष भी इस तरीके से है कि चारों की चारों सीटों पर बागी आज के दिन या अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी दोनों मेन पार्टियों के प्रत्याशियों के समकक्ष है या उनसे भी कहीं आगे चल रहे हैं। सबसे पहले रेवाड़ी की बात करते हैं कि रेवाड़ी से कई लोग टिकट मांग रहे थे, जिनमें पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, सुनील मूसेपुर जो पिछली बार प्रत्याशी थे, और इनके अलावा सतीश यादव टिकट मांग रहे थे, प्रशांत उर्फ सन्नी यादव भी टिकट मांग रहे थे। तो इनमें से किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला और टिकट कोसली से जो विधायक है लक्ष्मण यादव, उनको टिकट दिया गया। हालांकि कोसली के लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मण यादव को वहां भी कोई बहुत बेहतरीन काम नहीं रहा हो जिनको रेवाड़ी में चुनाव लड़ते हुए वो गिना सकें कि मैं कोसली में विधायक रहते हुए मैंने इतने बेहतरीन काम करवाए हैं। दूसरे कांग्रेस की तरफ से चिरंजीव राव जो 2019 में महज 1500 वोटों से चुनाव जीते थे, वो प्रत्याशी हैं जिनके पिता कैप्टन अजय यादव कई बार यहां से विधायक रहे हैं, चिरंजीव राव के दादा यहां से विधायक रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से निर्विवाद रूप से एक ही नाम था चिरंजीव राव जिनको टिकट मिला, जिसमें कोई
दो राय भी नहीं थी कि उन्हीं को मिलना था। अब तीसरे जो यहां से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, सतीश यादव पूर्व जिला प्रमुख हैं, 2009 और 2014 का चुनाव लड़े और तब भी मजबूत कंडीशन में रहे। 36 हजार वोट इनको दोनों बार आए। तो सतीश यादव की जो छवि है एक दबंग नेता की है। सतीश यादव का अपना वोट बैंक है और लोग त्रिकोणीय मुकाबले में या चिरंजीव राव और सतीश यादव की टक्कर इसलिए भी मान रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस से नाराज हैं वो लोग बीजेपी में नहीं जा सकते, जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं दे सकते। और दूसरी बात है कि बीजेपी के जितने भी चेहरे हैं, आप रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई काम करेगा, जिसकी जहाज में पूर्व विधायक कापड़ीवास बैठेंगे, वो जहाज दूसरे किनारे लगने की संभावनाएं हैं। जो अभी बीजेपी में नहीं गए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी के साथ नहीं हैं और अपनी उनका कोई भी बयान अब तक सार्वजनिक रूप से नहीं आया है कि वो बीजेपी के साथ हैं या सतीश यादव के साथ हैं। उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी के साथ तो जाने से रहे, या तो वो लक्ष्मण यादव बीजेपी प्रत्याशी के साथ जा सकते हैं या फिर वो सतीश यादव के साथ जा सकते हैं और हो सकता है कि वो खामोश भी रह जाएं। लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं अब सतीश यादव के साथ नजर आने लगे हैं। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि रेवाड़ी का जो चुनाव है बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है। लक्ष्मण यादव का जो चुनाव है अभी परवान चढ़ने नहीं लगा है। हालांकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी होती है कि वो जब समय आता है तब चुनाव को परवान चढ़ाते हैं, लेकिन अब लोग, रेवाड़ी के लोग ये कह रहे हैं कि चिरंजीव राव और सतीश यादव में कांटे की टक्कर है आज के दिन और लक्ष्मण यादव इनको मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। हालांकि 3 तारीख को, हालांकि 5 अक्टूबर को जब जनता वोट करेगी तब किन मुद्दों को लेकर करेगी, क्या सोच कर करेगी, ये उस समय तय होगा। लेकिन आज की स्थिति में चुनाव बिल्कुल मुकाबले का है। कहीं ना कहीं चिरंजीव राव और सतीश यादव में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लक्ष्मण यादव भी बिल्कुल पीछे नहीं है, लेकिन कांटे का जो मुकाबला इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में है। अब बात करते हैं अटेली की। तो अटेली से जो यहाँ बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं या अहिरवाल की जो राजनीति को चलाते हैं, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं आरती राव, इनको सीताराम यादव जो वहाँ से वर्तमान विधायक है उनका टिकट काटकर इनको दिया गया है। कुलदीप यादव भी वहाँ से टिकट मांग रहे थे, लेकिन चूंकि राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव है और जिस तरीके से भी आप बात कहें कि राव इंद्रजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी नाराज नहीं कर सकती थी और अटेली चूंकि यादव लैंड कही जाती है और यहाँ राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव माना जाता है, तो वहाँ बीजेपी से आरती राव हैं, कांग्रेस से अनीता यादव हैं और बीएसपी से अतरलाल है। यहां भी कड़ा मुकाबला है क्योंकि अतरलाल पिछली बार 2nd पोजीशन पे रहे थे। ठाकुर यूं कहें कि राजपूत हैं और राजपूतों का वहां ठीक सा वोट बैंक है। बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि अगर बीएसपी पार्टी से SC ST ऐसी वोटर अगर इनकी साथ में जिस तरीके से पिछले चुनाव में साथ रहे थे, अब अगर साथ रहते हैं तो ये मजबूत टक्कर दे सकते हैं। कांग्रेस से अनीता यादव है। अनीता यादव के साथ में प्लस पॉइंट ये है कि जब वो विधायक रही थी उन्होंने कई बेहतरीन काम अपने कार्यकाल के दौरान करवाए थे। तो अब अगर बात करें तो यहां भी अटेली में भी कांटे की टक्कर है। गुरुग्राम की बात करें तो बीजेपी से मुकेश शर्मा है जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता थे और राव इंद्रजीत की पसंद बताए जा रहे हैं। दूसरे कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं मोहित ग्रोवर जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 2nd पोजीशन पे आए थे। ये पंजाबी समुदाय से आते हैं और गुरुग्राम की जो सीट है उस पर पंजाबी वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बताई जाती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मोहित ग्रोवर को अपनी पार्टी में शामिल करवाया चुनाव से ठीक पहले और टिकट भी दिया। निर्दलीय के तौर पे नवीन गोयल चुनाव लड़ रहे हैं जो बीजेपी के बागी हैं। इनका प्रभाव भी हल्का नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये भी कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और बीजेपी के एक बड़े चेहरे के रूप में इनकी पहचान है। हालांकि राव इंद्रजीत की चली और मुकेश शर्मा को टिकट दिलाया, लेकिन यहां भी तीनों ही प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर है। अब बात करते हैं बादशाहपुर से। बादशाहपुर से बीजेपी ने राव नरवीर को टिकट दिया जिनका पिछली बार टिकट काट दिया गया था। विधायक रहते हुए टिकट काटा और टिकट इसलिए काटा कि राव इंद्रजीत सिंह नहीं चाहते थे कि राव नरवीर को टिकट मिले, लेकिन अब की बार राव इंद्रजीत की नाराजगी के बावजूद भी टिकट पाने में कामयाब रहे और मजबूत नेता हैं।
दूसरा, कांग्रेस की तरफ से वर्धन यादव को टिकट मिला है। नए चेहरे हैं, कांग्रेस में ऊर्जावान चेहरे हैं और राहुल गांधी के भी नजदीकी माने जाते हैं। बिल्कुल नए चेहरे हैं, लेकिन बादशाहपुर की अगर बात करें तो कांग्रेस का यहां वोट बैंक बहुत ज्यादा नहीं है। अगर पिछले 2-3 चुनाव की बात करें तो यहां कांग्रेस से जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं 10,000, 15,000 और 20,000 वोट ही ले पाए हैं। लेकिन वर्धन यादव क्या करते हैं पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में SC ST का जो प्रभाव रहा, आरक्षण का जो मुद्दा कांग्रेस उठाती रही और जनता के बीच में जो परसेप्शन गया कि बीजेपी सत्ता में आती है तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, ये कांग्रेस का जो कांग्रेस ने जिस तरीके से इसको फैलाया था उसका फायदा कांग्रेस को मिला और हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें जीती कांग्रेस ने। तो अगर ये फैक्टर अगर इस चुनाव में भी काम करता है, विधानसभा में भी, तो वर्धन यादव एक मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। बात करें निर्दलीय, जो यहां से पिछली बार राकेश दौलताबाद जो विधायक थे, बेहद लोकप्रिय नेता हैं, उनका अपना वोट बैंक है और पिछली बार कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव हराकर विधायक बने थे। हालांकि चुनाव से अब से 5-6 महीने पहले उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो वहां के जो जाट वोटर्स हैं या जो राकेश दौलताबाद के गांव के नज़दीक की जो पंचायतें हैं, उन्होंने उनकी मौत के बाद में, उनके निधन के बाद में एक पंचायत बुलाई, महापंचायत, और उसमें फैसला लिया गया था कि उनकी पत्नी कुमुदनी दौलताबाद को हम लोग समर्थन देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि बादशाहपुर में भी जो मुकाबला है, मुख्य जो मुकाबला रहेगा वो बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में रहेगा। बीजेपी में राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर के जो अदावत के किस्से हैं वो चौक चौराहे पर आरामी से सुने जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि सियासत कभी भी सीधी नहीं चलती। अब इन तमाम चीज़ों में आप देखिए कि जो सतीश यादव हैं, रेवाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, बताए जाते हैं कि बीजेपी के नेताओं के भी खास हैं और विशेषकर कांग्रेस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बिल्कुल नजदीकी बताए जाते हैं। और कैप्टन अजय यादव और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अदावत के किस्से भी जग जाहिर है। लोग कहते हैं कि एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते। लेकिन जब चिरंजीव राव नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो दीपेंद्र हुड्डा आए थे। लक्ष्मण यादव जब नॉमिनेशन करने आए थे तो राव इंद्रजीत सिंह इनका नॉमिनेशन करवाने आए थे। लेकिन चारों ही सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी, कांग्रेस, अन्य पार्टी या जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो मजबूत कंडीशन में हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 सीटें जो दक्षिणी हरियाणा की है, यहां से कुछ भी हो सकता है। रेवाड़ी में कुछ भी हो सकता है, त्रिकोणीय मुकाबला है। अटेली में कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है। बादशाहपुर में कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है। और गुरुग्राम की बात करें तो वहां भी कुछ भी हो सकता है, वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है। क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जो वोट हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर दिए जाते हैं, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव दिए जाते हैं। कैंडिडेट की मेहनत पर वोट दिए जाते हैं, सिंपैथी पे वोट दिए जाते हैं। सिंपैथी का वोट अगर मिलता है तो कुमुदनी दौलताबाद जो राकेश दौलताबाद की पत्नी है उनको सिंपैथी का वोट मिल सकता है। सतीश यादव चूंकि अपने आप में और दूसरी बात करें रेवाड़ी से सतीश यादव की, तो इनका खुद का वोट बैंक है। बीजेपी के तमाम नेता, सुनील मूसेपुर नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास नाराज चल रहे हैं और भी कई जो बीजेपी के सन्नी यादव हैं वो तो खैर खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम इन नेताओं की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी पर भारी पड़ सकती है। कांग्रेस की जो राजनीति है, कांग्रेस को फायदा यह मिलेगा कि बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उस मुद्दे को बढ़ाकर कांग्रेस वोट ले सकती है। और अटेली की बात करें तो अटेली में भी आरती राव, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह बड़ा चेहरा है, अंतिम समय में लोग राव इंद्रजीत के चेहरे पर वोट कर सकते हैं। लेकिन अब की आज की जो फिलहाल की स्थिति है, जब मैं बात कर रहा हूं तब तक की स्थिति यही है कि इन चारों सीटों पर कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। चूंकि सियासत कभी भी सीधी नहीं चलती और सियासतदान मोहरे बिठाते हैं अपने ही पार्टी के, किसी दूसरे नेता की पसंद के प्रत्याशी को हराने के लिए जो मोहरे लगाए जाते हैं, क्या वो मोहरे अब भी लगाए जा रहे हैं, कौन कौन सी सीट पर लगाए जा रहे हैं, ये इन तमाम सवालों के जवाब आपको 8 तारीख को मिलेंगे जब चुनाव के परिणाम आएंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।